बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। हम शाम के मौजू पर बात कर रहे थे और जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं वो जानते हैं कि अब तक हमने शाम में जुलानी की हुकूमत किस तरह आई, जुलानी का इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी आइडेंटिटी के हवाले से और शाम के अंदर मौजूद ऐसी स्टेट्स और ऐसे ममालिक जिनके अपने अपने मफादात हैं उन पर हमने बात की थी। आज की वीडियो में हमारा मौजू ये होगा कि आने वाले दिनों में शाम खाना जंगी की तरफ जा रहा है या नहीं। कल की वीडियो के इख्तिताम पर मैंने यही बात की थी कि मेरे अगले व्लॉग के अंदर जब मैं अगली वीडियो अपनी बनाऊंगा तो उसमें मैं एक मुकम्मल एक पूरी मंजर कशी करके आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि शाम जो है आने वाले दिनों में किस तरह डिस्टेबल हो सकता है, खुदा न खास्ता, और इसके चांसेस ज़्यादा क्यों हैं। मेरे बहरहाल अपने खदशात हैं। मैंने कल भी कहा था कि हर किसी की अपनी एक राय होती है। आपकी राय, सुनने वालों की राय इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन आप अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप हर वक्त देखते रहें। शाम की जब बात होती है तो कल मैंने ये बात आपसे की थी कि शाम में बुनियादी तौर पर जो स्टेक होल्डर्स थे वो शाम के अलावा, एक तो उस वक्त चूँकि वो बागी थे, अब उन्हें बागी आप नहीं कह सकते, आप उन्हें आप मुजाहिदीन कह लें। एक तो मुजाहिदीन थे, दूसरी हिजबुल्लाह थी। ये दोनों मुसलमानों के बुनियादी तौर पर मुसल्ला गिरोह हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो अमेरिका इसमें एक स्टेक होल्डर था, इजराइल इसमें एक स्टेक होल्डर था, रशिया इसमें स्टेक होल्डर था, तुर्की इसमें स्टेक होल्डर था और ईरान इसमें स्टेक होल्डर था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन ममालिक के यहाँ पर मफादात क्या थे। ईरान के क्या मफादात हैं, रूस के क्या मफादात हैं, अमेरिका के क्या मफादात हैं, इसराइल के क्या मफादात हैं। इसराइल के बारे में आपको पता है कि एक थ्योरी जो है वो बड़ी वायरल रहती है कि ग्रेटर इसराइल जो है वो अपना एक एजेंडा, अपना एक नज़रिया पेश करते हैं और वो ग्रेटर इसराइल के बारे में कहा यह जाता है कि वो अपने उस मिशन पर फोकस किए हुए हैं और वो किसी भी तरह उस ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा एक घूम रहा है, एक मैप बनाए हुए उन्होंने, वो किसी भी तरह उसको अचीव करना चाहते हैं। तो इसराइल के जो मफादात हैं वो शाम में, वो तो ग्रेटर इसराइल उसका नज़रिया है, वो किसी भी सूरत में उसको अचीव करना चाहता है। और लास्ट टाइम मैंने कल भी आपको वीडियो में यही बात की कि इसराइल ने पेशकदमी शुरू कर दी है और इसकी पेशकदमी पर जुलानी का अभी तक किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स ना आना, ये बड़ा हैरान कुन है। रशिया जो है उसकी दो बड़ी बेस इस वक्त शाम के अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी तो उनकी एक नेवल बेस है। नेवल बेस उसके लिए वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अपनी इन्हीं बेसिस के थ्रू, मैंने कल भी बताया था कि 8 से 10 हज़ार के करीब फौज इस वक्त रशिया की मौजूद है शाम के अंदर। वो अपनी मेंटेनेंस, अपनी रिपेयरमेंट और उसके जितने भी अपने स्टेक्स हैं उनको देखने के लिए इस नेवल बेस को यूज़ करता है, अपनी ट्रेड को देखने के लिए इस बेस को यूज़ करता है, शाम के रास्ते को यूज़ करता है। अगर वो यहाँ से निकले तो फिर उसे बहर असवद में जाना पड़ता है, जो एक बहुत लंबा सफ़र काट के उसको आना पड़ेगा और उसके लिए उसके एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। तो रशिया के तो बहरहाल मुआशी भी और स्ट्रेटजिक मफादात भी शाम के साथ वाबस्ता हैं। और ये भी बड़ी हैरानगी वाली बात है कि इसराइल जब शाम के असला खानों पर हमला कर रहा था, जब उनकी सरकारी इमारतों पर हमला कर रहा था, तो उसने कहीं भी रूस के किसी बेस को और रूस के किसी ठिकाने को उसने निशाना नहीं बनाया। और यही बात है कि जो इस वक्त मुजाहिदीन जो इस वक्त शाम पर काबिज हैं, जो जुलानी का एक दस्ता है या उसकी हुकूमत है या उसके गार्ड्स हैं, उन्होंने भी अभी तक रूस की किसी भी जगह को उन्होंने ठिकाना नहीं बनाया। ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि दो चीज़ें अलग अलग हैं। इसराइल को ना तो उसने मना किया और रूस को किसी ने निशाना नहीं बनाया। यहाँ से आप ताने बाने मिलाते जाइएगा। तीसरी चीज़ ये है कि ये जितने भी हौसी बागी थे, ये जो मुजाहिदीन हैं, इनके जो कैंप्स हैं वो तुर्की के बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ हैं। इसका मतलब यह है कि तुर्की इन्हें वहाँ से सपोर्ट कर रहा था, तुर्की उन्हें वहाँ से फेवर दे रहा था। अब आप इंटरनेशनली अगर ये देखें तो आपको भी ये पता होगा कि तुर्की किसी भी तरह इसराइल को फेवर नहीं देता। इंटरनेशनली कोई भी एजेंडा हो, किसी भी जगह पर जाना हो तो वो इसराइल को फेवर नहीं देता। तो गोया अमेरिका हो, इसराइल हो या तुर्की हो, ये कोई इनका लंबा इत्तेहाद नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनली उनके कुछ मफादात अलग अलग हैं, बहरहाल बल्कि ज़्यादातर अलग अलग हैं। जबकि इस खिते के हवाले से देखा जाए तो इस खिते में तुर्की हो, चाहे रशिया हो, चाहे
अमेरिका हो या इसराइल हो, इन सब के तकरीबन मफादात एक जैसे हैं। एक जैसे की जब बात आती है तो जाहिर है उसमें अमेरिका क्लब और रशिया क्लब, इनके मफादात तो यकीनन डिफरेंट होंगे। तो अब ये दो चीज़ें, अब होगा क्या, कोई भी शख्स, मैं आपको 2-3 अगर आप पीछे दिहाइयाँ अगर चले जाएं तो आपको एक चीज़ अंदाज़ा हो जाएगा कि आप देखें इराक़ के अंदर क्या हुआ। इराक़ के अंदर जैसे ही कब्ज़ा हुआ उसके बाद से लेकर अब तक वहाँ पर खाना जंगी चल रही है तकरीबन, वो अभी स्टेबल नहीं हो सका। इससे पहले एक मुर्सी की हुकूमत आई थी मिस्र में, वो भी ऐसे ही बड़ी शानदार तरीके से हुकूमत आई और उसके बाद कहाँ गई पता भी नहीं चला। ट्यूनिस यही हाल हुआ, लोग आए, कब्ज़ा हुआ, उनका बादशाह भाग गया, उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब भी कुछ लोग जुलानी के साथ जो उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि इंटरनेशनल सिनेरियो इस वक्त क्या है। मैं जुलानी की नीयत पर, जुलानी पर या जुलानी की स्ट्रगल पर मैं बिल्कुल भी शक नहीं करता। ना मैं बशार अल असद की हुकूमत का सपोर्टर हूँ, ना मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जुलानी जो है, जिन लोगों के कंधों पर सवार होकर आया है, उनके अपने मफादात हैं। अगर तो देखें, अब इसराइल के मफादात अचीव करने में वक्ती तौर पर ईरान एक दफ़ा न्यूट्रल है या एक दफ़ा डिटैच हो गया या उसे कर दिया गया है, मजबूर इतना कर दिया गया है। हिजबुल्लाह वक्ती तौर पर एक दफ़ा एक साइड पे हो गई, या लबनान, रशिया वक्ती तौर पर एक साइड पे होगा। लेकिन क्या देर पा वक्त के लिए ये मुमकिन है? क्या वो अपने मफादात को एक लंबे वक्त के लिए छोड़ सकते हैं? तो जवाब यह है कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इसके बदले में वो क्या करेंगे? वो बदले में क्या करेंगे? खाना जंगी की तरफ लेके जाएंगे। वो अपने वहाँ पर एजेंट, उनको आप एक्टिवेट करेंगे, वो अपने लोगों को वहाँ पर दाखिल करेंगे, वो इस हुकूमत को डिस्टेबल करने की कोशिश करेंगे। वो किसी भी तरह नहीं चाहेंगे कि अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, चाहे तुर्की हो, या कोई भी मुल्क, वो सऊदी अरबिया हो, किसी भी मुल्क के मफादात वहाँ पर वो उनको अचीव नहीं करने देंगे। क्योंकि अगर दूसरे के मफादात को स्पेस देने का मतलब ये होता है कि अपने मफादात छोड़ देना, तो ऐसा कौन करता है? ऐसा कोई भी नहीं करता। उससे क्या होगा? उससे एक नई खाना जंगी जन्म लेगी। बहरहाल दूसरी चीज़ ये है कि जुलानी का जो इस वक्त इमेज बना है वो इस्लाम पसंद हुक्मरान के तौर पे बना है। लेकिन आप क्या इस बात पे बिलीव करते हैं कि इसराइल इस्लाम पसंदों को पसंद करेगा, अमेरिका इस्लाम पसंदों को पसंद करेगा? तो जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करेगा? जब ये इस्लाम पसंदी को छोड़ेगा या अमेरिका या इसराइल को स्पेस देगा तो अवाम इसके खिलाफ जाएगी। जब अवाम इसके खिलाफ जाएगी तो एक नया ग्रोह, जिस तरह नुसरा फ्रंट है और बड़े लोग हैं जो इसके साथ मिल गए थे, वो अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। वो जब अलग अलग हो जाएंगे तो वो भी एक खाना जंगी का माहौल बन सकता है। तो इस वक्त अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ, एक 2-4 जुमलों के अंदर अंदर मैं वाइंड अप करूँ, तो कोई भी मुल्क जिसके वहाँ पर मफाद है, वो किसी भी तरह ये नहीं चाहेगा कि उसका मुखालिफ वहाँ पर मजबूत हो या कदम जमा ले। उसके कदम उखाड़ने के लिए वो वहाँ पे वही काम करेगा जो इससे पहले बशार अल असद के खिलाफ किया जाता रहा। बशार अल असद अभी ज़िंदा है, वो रूस में मौजूद है, और ये भी आपको मानना होगा कि बशार अल असद के कहीं ना कहीं वफादार कुछ ना कुछ शाम में मौजूद हैं। वो भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी उनसे भी तवक्को की जा सकती है। तो माहौल जो है आने वाले दिनों में शाम में वो खाना जंगी की तरफ जा रहा है। बाकी अल्लाह करे कि मुसलमानों के लिए बेहतर हो, अल्लाह करे कि मुसलमान किसी भी मुसीबत और अजियत से ना गुजरें। ये इलाका वैसे तो बशारतों में भी बड़ा आता है कि बहुत बड़ी जंगें यहाँ पे होंगी, लेकिन खुदा करे कि उन जंगों में मुसलमानों का खून ना बहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।